चलिए आज के स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे दमदार एक्शन बन रहा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज सर, ये एक पहला स्टॉक है जो कि आज दमदार एक्शन के साथ ट्रेड कर रहा है। 194 के आसपास है सर, 3400% का वॉल्यूम राइज है ये 3 दिन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, और 15 दिन के हिसाब से भी देखें यानी कि 2 हफ्ते का एवरेज भी देखें 5900% का वॉल्यूम राइज है। सर बड़ा मूव आने वाला है इसमें, जैसे हम कल मिंडा कॉप में डिस्कस कर रहे थे। सर मूव तो आना चाहिए क्योंकि आज एक चीज इसने बहुत बेहतरीन की है। 50 वीक मूविंग एवरेज जो बड़ा रेजिस्टेंस था उसको गैप से निकाल दिया है 185 के लेवल को, और वीकली पे जो स्विंग हाई है 198, वहीं से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है यहाँ पे 8-10 दिन कंसोलिडेट करे, 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप करे, उसके बाद जब 198 निकलेगा तो आपको स्मूथली 222 रुपए तक खिंचते हुए दिखना चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट जरूर है इस काउंटर में। इमीडिएट बाइंग नहीं करूंगा आज जाके, अब ये वॉच लिस्ट में आएगा। अब अगले 7-8 दिन अगर कंसोलिडेशन मिलता है, 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप होता है, अदानी पावर 18 मई से 22 मई वाली जो सेटअप है उस टाइप की टाइटनेस 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप पे मिलती है, तो 3-4 दिन में अप मूव लेके 222 कर देगा। तो अगले 8-10 दिन कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। ठीक है, 222 तक के स्टॉक जा सकता है, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में रखिए, इसको दोबारा रिव्यू कर लेंगे। ग्रैन्यूल्स इंडिया सर 4.5% का अपमूव है, 1200% का वॉल्यूम राइज है इसमें। ये जो वॉल्यूम्स है क्या इंडिकेट कर रहा है सर, कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है इसमें? सर अपडेट से एक चीज याद आई, E2E नेटवर्क, ये भी मैंने काफी रिकमेंड किया था। नीचे आए थे तो बहुत सवाल आते थे, अब जब वापस से मतलब ऑलमोस्ट 4,000 रुपए हो गया तो कोई सवाल नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो बट फिर भी मैं अपडेट दे रहा हूँ, 4,000 आ गया है। एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50-60% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वीकली चार्ट पे मेरे को लग तो नहीं रहा कि डिप मिलेगी, बट अगर मिलती है 3600 के आसपास तो भी बाई करेंगे, नहीं तो 4-5 हफ्ते यहाँ पे टाइट रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। कंसोलिडेशन से जब ब्रेकआउट लेगा तो दोबारा बाई करेंगे, और जब दोबारा बाई करेंगे तो मोस्ट लाइकली जो टारगेट बनेगा अगली बार का 4405 का बनेगा, और 4405 के बाद फिर सीधा सीधा ऑल टाइम हाई 5487, और फिर जो 9000 का टारगेट हम डिस्कस करते आ रहे हैं लगभग 2400 रुपए से, वो भी आ जाएगा। तो मेरे को स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है, बट अभी 5-6 हफ्ते कंसोलिडेशन में जाएगा, तो टाइम वेस्ट करने की जगह कैपिटल कहीं और स्विच कर लीजिए, 5-6 हफ्ते बाद यहीं ले आएंगे। अब आ जाए ग्रैन्युअल्स पे। आज सर वॉल्यूम राइज 690% है, लगभग मेरे ख्याल से नया ऑल टाइम हाई भी बना है। और ग्रैन्युअल्स पे 613 से हम सर बाई रिकमेंड करते आ रहे हैं, जब 78 हफ्ते का ब्रेकआउट आया था, फिर 717 का ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था, उसके बाद 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव, ये 840-845 तक जाना चाहिए। वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कीजिए, क्योंकि वहां पे एक बार अटक सकता है, तो वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, बट 840 रुपए आते हुए दिख रहा है। ठीक है, जेके टायर और फर्स्ट क्राई सर दोनों पे राय दीजिए, दोनों के नंबर्स का रिएक्शन आज हम देख रहे हैं। जेके टायर सर, जेके टायर में तो देखिए या तो आज का लो 411 410, इसको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और दोबारा से जब 427 के ऊपर क्लोजिंग करे तब रिकंसिडर करेंगे, बट फिलहाल तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना एक आइडियल सोल्यूशन है। तो मैं प्रॉफिट बुकिंग के फेवर में जाता हूँ। 427 के ऊपर दोबारा ब्रेकआउट देता है तो लॉन्ग ले लूंगा, क्योंकि अगर नहीं दिया तो ये धीरे धीरे वापस 375 360 की जोन टेस्ट कर सकता है, तो मैं वो रिस्क नहीं लूंगा। मैं 10 रुपए 12 रुपए ये छोड़ दूंगा 427 तक, उसके ऊपर खरीद लूंगा, तो फिर कंफर्म 460 तक बेच लूंगा। ओके, और फर्स्ट क्राई? फर्स्ट क्राई में अगेन सर कल परसों भी हमने डिस्कस किया था, आई गेस हमने ट्यूसडे 19 मई को डिस्कस किया था जब बड़ी मूव आ रही थी, या फिर 21 में थर्सडे को। मंडे वंडर्स होके रह गए, आज भी अच्छे रिजल्ट, अच्छा या खराब जो भी रिजल्ट आया, खुला उसके बाद तुरंत नीचे आने लगा, तो अभी भी वही रेंज है सर, 269 जब पार होगा तब इंटरेस्ट आना चाहिए, या 206 टूटे तो क्लियर कट ब्रेकडाउन आएगा, इस बीच में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोल इंडिया में क्या करें सर? कोल इंडिया में कल सरकार ने OFS का अनाउंसमेंट किया है। स्टॉक क्योंकि 10% डिस्काउंट पर इसका फ्लोर प्राइस तय किया गया, तो नीचे 428 रुपये 40 पैसे तक भी लुढ़का था। अब ये 450 के आसपास आ गया सर। 2% सरकार बेचना चाहती है हिस्सा, 1% बेस ऑफर है, 1% का ग्रीन शू ऑप्शन है, और जैसे मैंने आपको कहा 412 रुपये का प्राइस है जो कि अनाउंस होता हुआ दिखा है इसका फ्लोर प्राइस जो है। तो आज रिटेल के लिए, फिर सोमवार को माफ़ कीजिए शुक्रवार को ये रिटेल निवेशकों के लिए खुल जाएगा। तो सर डिस्काउंट पर प्राइस आया, उस वजह से स्टॉक गिरा, लेकिन लो लेवल से खरीदारी भी हो रही है। दोनों में से ज़्यादा तवज्जो किस पे देंगे आप?
सर मैं कोल इंडिया अवॉइड के मूड में रहूंगा। आज भी देखिए स्ट्रक्चर पे डेंट मारा है, हालांकि मेरे को लग नहीं रहा था कि इतनी रिकवरी आ जाएगी, बट आ गई। मैं मान के चल रहा था कि 413 तक डाउनसाइड आएगी, बट ये ओएफएस वाला और ये सारा, फिर ओएफएस की वजह से लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी, एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है कोल इंडिया में। 482 पार करता है तो फिर एक बार इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, बाकी अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर अभी आपको लेना है तो सेल ज्यादा बेहतर है। सेल में 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन हो गई, 1-2 हफ्ते और हो सकती है, बट 961 हफ्ते का जो ब्रेकआउट है वो एज इट इज सस्टेन हो रहा है। यही ओएफएस वाली न्यूज अगर खराब ना करे सेल के चार्ट को, तो सेल लगभग 961 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, ₹350 आराम से हो जाएगा, बट ये ओएफएस वाली न्यूज रहती है। इसमें एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव ये कि ओएफएस की न्यूज यहीं आ गई तो स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आ जाएगा। अगर 270-75 जाते जाते आई तो फिर आपका एटलीस्ट स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड रहेगा। तो वो टाइमिंग मेरे को नहीं पता गवर्नमेंट कब लाएगी, लेकिन जब भी लाएगी, अगर टारगेट के पास लाई तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक कर चुके रहेंगे। यहीं ले आई तो स्ट्रक्चर पे डेंट आएगा, तो वो एक छोटी सी रिस्क अगर ले सकते हैं तो लेना चाहिए। ₹350 मिल जाएगा। कोल इंडिया के साथ साथ CMPDI और BCCL जो इनकी सब्सिडरीज हैं उनको भी अवॉइड करना है या उनमें दम है? CMPDI और BCCL। भारत कोकिंग कोल, भारत कोल सर, भारत कोल में ₹40.12। पहले आईपीओ बेस ब्रेकआउट हमने 37 का डिस्कस किया था, वो ब्रेकआउट मिला है, ₹40.12 का टारगेट अचीव हुआ है। अब ₹40.12 जब क्रॉस होगा, ऑल टाइम हाई ₹45 आ जाएगा। दूसरी कंपनी का नाम क्या है सर? सेंट्रल माइनिंग कुछ था ना? हाँ, सेंट्रल माइन सर, CMPDI। मिल गया। सर इसमें फ्रेश बाइंग तो नहीं करनी है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप बनेगा, ₹225 का। ठीक है। इसके अलावा सर एक येस बैंक भी देखिए। येस बैंक में खबर ये आई है, एग्जैक्टली येस बैंक को लेकर खबर नहीं, इनकी सब्सिडरी कंपनी है येस सिक्योरिटीज़, जिसको लेकर NSE का एक कड़ा फैसला आया है, जिसमें इनकी जो सब्सिडरी है येस सिक्योरिटीज़, उनके ऊपर नए ग्राहक जोड़ने के ऊपर 3 महीने की रोक लग गई है। ₹1,00,000 का जुर्माना लगा है, ₹1,00,000 की पेनल्टी भी लगी है इनके ऊपर, और सेबी के जो मार्केट नॉर्म्स हैं उसका उल्लंघन किया है इन्होंने, जिस वजह से पेनल्टी लगी है। और इन्होंने क्या किया है कि जो रेगुलेटरी पेनल्टी है वो ग्राहकों को पास ऑन कर दी थी। तो अब मार्जिन से जो जुड़ी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसका उल्लंघन इनकी ओर से किया गया है। तो ब्रोकर्स के लिए देखा जाए तो सर एक नॉर्म है, जितने भी ट्रेड्स लिए जाते हैं उसका जो एक न्यूनतम अपफ्रंट या फिर जो पीक मार्जिन है वो इनको बनाए रखना होता है, वो इनके लिए अनिवार्य है। लेकिन किसी भी कमी की स्थिति में ब्रोकर पर जुर्माना लगता है। लेकिन येस सिक्योरिटीज़ ने इस लागत को खुद उठाने के बजाय अपने जो ग्राहक हैं उनके ऊपर डाल दिया, उनके ऊपर पास ऑन कर दिया। तो जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उसके तहत फिर ग्राहकों के ऊपर बोझ डालने की अनुमति नहीं है। यही इनसे दिक्कत हो गई, जिस वजह से जुर्माना भी लगा, इनको फाइन भी लगाया गया है, पेनल्टी लगी है, और 3 महीने के लिए नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे। अब दिक्कत में आ गया सर येस बैंक, एक रेंज में फंसा हुआ है आज। तो देखिए, शो के स्टार्टिंग और एंडिंग में हम डिस्क्लेमर चलाते हैं। एक आप यहाँ पे पहले मीम चला दीजिए, वो वाला मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, वो वाला मीम चला दीजिए, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये वही होने वाला है। माई बाप के खिलाफ बोल रहा हूँ, सेबी और NSE। मतलब वो हाल है कि हम झापड़ भी मारेंगे और तुम रोना भी मत। मतलब दिन में 5 बार हम पीक में मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, आप एक्स्ट्रा पैसा ले नहीं सकते, आप उनका ग्राहक का पैसा अपने पास रख नहीं सकते। सेटलमेंट क्वार्टरली वीकली जो भी सेटलमेंट होती है उसमें देना है, आप एक्स्ट्रा पैसा उनसे लेके रख नहीं सकते, आपको सेटलमेंट में वापस करना है। फिर हम दिन में 5 बार पीक मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, कम पड़ेगी तो तुम पे ही फाइन डालेंगे। अरे भैया, तुम हर 5-5 मिनट में क्लाइंट को फोन थोड़ी करते रहेंगे पीक मार्जिन के लिए। तो ऑपरेशनल आपने चैलेंजेस इतने बना दिए हैं, नियम कानून, मतलब वही है कि पार्टी में जाना है जाओ, लेकिन 7 बजे घर आ जाना। तो ओवर प्रोटेक्टेड मम्मी ने इतने ज्यादा नियम कानून लगा दिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमने पास ऑन कर दिया, नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, उसका मतलब कोई सॉल्यूशन है नहीं, कोई अंत नहीं है इस बहस का। तो मतलब ऐसे अगर आप इसको ये गलत मानेंगे तो गलत भी है, नहीं मानेंगे तो नहीं भी है। ऐसा कोई बड़ा वो नहीं हो गया कि आपको कोई शक होने लगे या कुछ होने लगे। ये डे टू डे कंप्लायंस है, हर ब्रोकर के पास कभी ना कभी आपको मिलेगा। तो ऐसा कुछ इनने अलग नहीं किया है कि बहुत कुछ खराबी आ गई हो। तो नॉर्मल चीज है, उसका कोई बहुत बड़ा लेना, क्योंकि यस बैंक का इतिहास खराब रहा है तो लोग छोटी न्यूज को भी बड़ा बना लेते हैं, बड़ा कर देते बट हैं। ऐसा कुछ खास है नहीं। और यस बैंक एज इट इज 22.69 सस्टेन कर रहा है, तो 22.99 तक खिंच सकता है।
मंथली चार्ट पे एक बड़ी कैंडल बनी थी 2 मार्च 2020 को, एक उसके अंदर बनी थी 1 जुलाई 2020 को, उसी के अंदर पूरा काम हो रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट आएगा 29 रुपए के बाद, बट इधर पे आप ले रहे हैं तो 23.99 तक जा सकता है। ठीक है, 23.99 तक जा सकता है, लेकिन 29 से पहले कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए इस स्टॉक में। ये फिलहाल राय आ रही। बहुत शुक्रिया आपका अंशुल सर, आज अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई, कोई डिस्क्लेमर? सर जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा सर, एक सेबी का नया नियम आया है ये डिस्क्लोजर नॉर्म्स को लेके, तो उसके तहत मैंने सारी वो बनवा दी हैं। अभी मैं भूल गया था कमलेश जी को देना, अभी दे रहा हूँ। कल से ये वाली प्लेट्स जरूर चलवा दीजिए। पक्का सर, पक्का, फॉर श्योर। बहुत शुक्रिया आपका सर। मतलब कुल मिला के कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, और किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं, कंपनी क्लाइंट के पास हो सकता है। मैंने कमलेश जी को भेज दी है, पूरी वो चलवा दिया कीजिए। एक बड़ी ऐसी प्लेट बना लीजिए, मतलब मेरा मुंह मत दिखाइए, उसी को दिखा दिया कीजिए। ठीक है, फुल फ्रेम दिखा देंगे सर। बहुत शुक्रिया आपका। विश यू वेरी गुड डे। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ बीच बाजार को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाते जाते स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VL अम्बाला आज आपके लिए कौन से स्टॉक्स लेकर आए हैं, जरा वो भी नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेल, आज के लिए मेरे पास 2 से ज्यादा स्टॉक्स है, बट पहले जो स्टॉक्स है उनके ऊपर बात करते हैं। और आज ये न्यूज में भी है क्योंकि इनके जो कंपिटिटर्स हैं उन्होंने अपने बिजनेस को कट डाउन करने की कोशिश की है, बातचीत की है। तो मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इंडिगो की। इंडिगो का करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये लगभग आपका चल रहा है 4450 की रेंज में। सो इन माय ओपिनियन 4300 से 4450 की इस रेंज में बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस एट 4000, जिसमें कि पॉसिबल जो टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं वो होंगे 4650 एंड 4900 अगर हम 2 से 3 महीने का व्यू लेकर के जाए। अगर होल्ड कर सकते हैं हम तो 5500 के भी टारगेट्स दिख सकते हैं। सलाह यह है कि जैसे आपके टारगेट आ जाए प्रॉफिट बुक करके निकले, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री के लिए जो फ्यूल की जो कॉस्टिंग है वो सभी के लिए एक्सपेंसिव है। तो ग्रेजुअली हो सकता है कि इंडिगो भी फ्यूचर में कोई डिसीजन ले इसी तरह के कुछ। दूसरा है नजारा टेक्नोलॉजीज। नजारा टेक्नोलॉजीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आज के डेट में 280-90 की रेंज की बाइंग मिल सकती है। सेम रिकमेंडेशंस मैंने अपने मेंबर्स को भी ऑलरेडी शेयर की है पब्लिक टेलीग्राम पर, एंड इससे पहले भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर थी तो वहां भी रेकमेंड किया। सो दिस इज अ डिस्क्लोजर एंड रेंजिंग फ्रॉम 315 यहाँ पर 370 के टारगेट्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 260। और ये इसके अलावा जो और काउंटर्स आपको आपके ध्यान में आज के दिन में रख लेने चाहिए। एक स्टॉक है आपका इंडस्टार्स, जो कि आप 420-410 की रेंज में मिले तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी का विचार रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से टारगेट की पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है वो 460 460 से लेकर के 500 की बनती है। स्विंग ट्रेड है 2 महीने के व्यू पर। स्टॉप लॉस जो रहेगा 400 का 400 का मेंटेन करना चाहिए। एंड द फाइनल स्टॉक इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एक अपसाइड मूवमेंट हुआ, अब यहाँ से एक फिर से एक मूवमेंट कैरी होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो 350 से लेकर के 360 इस रेंज में बाइंग अगर हम ले प्लान करें तो यहाँ से 390 से 430 के टारगेट्स हमको एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिल सकते हैं। रीजन बहुत क्लियर है, जिस तरह से बैटरी स्टोरेज वगैरह की डिमांड बढ़ेगी आने वाले समय में भी, तो इंडीड इनका बिजनेस में हम एक ग्रोथ डिमांड में देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन करना है फिलहाल 310 का। जैसे ही आपका टारगेट की तरफ जाए फर्स्ट टारगेट वहां पर आप टारगेट रिवाइज कर स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको रेकमेंड किए हैं इनमें हमारे मेंबर्स की या फिर जो हमने ऑनलाइन मीडियाज पर भी पहले रेकमेंड किया है, इससे पहले भी लगातार कवरेज में है, तो हो सकता है मेंबर्स की या फिर जो दर्शक है उनकी कोई पोजीशन हो। आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ दीज स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसको समझते हुए काम करिए। पास्ट परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों ना हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रेप्लिकेट होगी। जो भी आपके डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले, और सेबी लाइसेंस एंड एसएम सर्टिफिकेट इज नो वे ऑफ गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ गारंटी कि आपको प्रॉफिट होगा। तो इन बातों को समझते हुए आप काम करें, रिस्क को मैनेज करिए ताकि मार्केट में काम कर सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।